उल्टापुर नाम का एक जंगल था जहाँ के सभी पेड़ पौधे उल्टे थे। यहाँ तक कि वहाँ के घर भी उल्टे ही हुआ करते थे। फिर एक दिन ये खबर मीनू चिड़िया तक पहुँचती है और मीनू चिड़िया ऐसा अजूबा जंगल देखने के लिए खुद उस जंगल पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? जैसा सुना था ये जंगल तो बिल्कुल वैसा ही है। सारे पेड़ पौधे उल्टे, यहाँ तक के यहाँ के तो घर भी उल्टे हैं। परंतु ये सब कुछ संभव कैसे है? तभी मीनू चिड़िया वहाँ की एक पक्षी को रोकती है और उससे पूछती है, अरे भैया, एक बात तो बताओ, ये इस जंगल में सारे पेड़ पौधे और घर उल्टे क्यों हैं? मुझे तो ये सब कुछ देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो चिड़िया, जब मैं इस जंगल में आया था तो तब मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु रहते रहते मुझे इस जंगल की आदत हो गई। अब तो मुझे ये उल्टे पेड़ पौधे भी सीधे पेड़ पौधे लगते हैं। और अगर तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानना है तो तुम तोते महाराज से मिल सकती हो, उन्हें शायद इस बारे में और कुछ पता हो। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तोते महाराज से ही पूछती हूँ कि आखिर इस जंगल का राज क्या है। ये जंगल ऐसे उल्टा कैसे हो गया? हाँ जाओ, तुम उनसे सब कुछ पूछ लो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाए। परंतु तुम मुझे ये तो बताओ कि तोते महाराज मुझे इस जंगल में कहाँ मिलेंगे? अरे हाँ, इस जंगल में एक घना सीधा पेड़ है। बस इस पूरे जंगल में वही एक पेड़ है जो सीधा है। वहीं पर तोते महाराज तुम्हें मिल जाएंगे। अरे वाह, तब तो तोते महाराज को ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया तोते महाराज को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया उस सीधे पेड़ के पास आ जाती है। तोते महाराज भी वहीं पर होते हैं। तोते महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जंगल के सारे पेड़ पौधे उल्टे क्यों हैं? यहाँ तक कि यहाँ के घर भी उल्टे हैं और सिर्फ ये पेड़ सीधा क्यों है? अरे परंतु तुम कौन से जंगल की हो और तुम्हें ये सब कुछ क्यों जानना है? तोते महाराज, मैं जिस जंगल में रहती हूँ वहाँ इस जंगल की बहुत बातें होती थी। मैंने सुना था कि ये जंगल पूरा का पूरा उल्टा है, परंतु जब मैंने खुद आकर देखा तो वाकई में इस जंगल की तो हर चीज उल्टी है और मैं बहुत ज्यादा हैरत में थी। अब मेरी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है कि मैं ये जानूं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। देखो मीनू चिड़िया, मैं पूरी बात तो नहीं जानता हूँ, परंतु जितना मैं जानता हूँ मुझे ये पता है कि इस जंगल में एक समय पहले एक साधु हुआ करते थे। वो इसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे, परंतु इस जंगल के पक्षियों ने किसी वजह से उनकी तपस्या भंग कर दी और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और शायद उन्होंने इस जंगल को श्राप दे दिया और तभी से ये जंगल ऐसा उल्टा हो गया है। परंतु तोते महाराज, साधु ने इस जंगल को श्राप क्यों दिया? और अगर दिया भी है तो इस श्राप को कैसे हटा सकते हैं? देखो चिड़िया, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, परंतु अगर तुम इस बारे में जांच करना चाहती हो तो इस जंगल में एक लाइब्रेरी है, तुम वहां जाकर इस बारे में और जांच कर सकती हो। ठीक है तोते महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से उस जंगल की लाइब्रेरी में जाती है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थीं, परंतु वहाँ की किताबों की लिखाई एकदम उल्टी थी। अरे बाप रे, इस जंगल की तो किताबों की लिखाई भी एकदम उल्टी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कैसे पढूं। तभी मीनू चिड़िया को एक ऐसी किताब नजर आती है जो उन सब किताबों में सबसे अलग लग रही थी। फिर मीनू चिड़िया उस किताब को उठाकर जैसे ही पढ़ने लगती है, वो देखती है, अरे इस किताब की लिखाई तो बिल्कुल सीधी है और मुझे सब कुछ समझ भी आ रहा है। चलो इस किताब को ही पढ़कर देखती हूँ, क्या पता मुझे कुछ पता चल जाए। फिर मीनू चिड़िया उस किताब को पढ़ने लगती है। उसमें उस जंगल की कहानी लिखी थी। बहुत सालों पहले की बात है। उस जंगल में एक साधु जी रहा करते थे जो उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर ध्यान करते थे। तब उस जंगल का नाम सीतापुर हुआ करता था और साधु जी सभी पक्षियों को अच्छी बातें सिखाया करते थे। उसी जंगल में मायावी अंगूरों का एक खेत था जहाँ अंगूरों की बहुत सारी बेलें थीं।
दिन भर बहुत सारे पक्षी वहाँ से अंगूर तोड़ तोड़ कर खाया करते थे। एक दिन साधु जी जंगल के सभी पक्षियों को बुलाते हैं। पक्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो तुम मायावी अंगूरों को रोज रोज खाते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो अंगूर मायावी और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, परंतु वो भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। जंगल के तुम दूसरे फल खाओ। रात के समय जादुई परियां उस मायावी अंगूरों के खेत में आती हैं। वो उनका भोजन है, उन्हें ही खाने दो। अरे अभी कुछ ही समय पहले तो ये साधु इस जंगल में आया है और ये हम पर हुक्म चलाने लगा। ये चाहता है कि हम इसकी बात माने और जैसा ये कहता है वैसा ही करते रहें। हाँ कालू, हम इस साधु की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम तो वो स्वादिष्ट अंगूर खाते ही रहेंगे, भले ये हमें कुछ भी बोले। जंगल के पक्षी साधु की एक भी नहीं सुनते और वैसे ही वो मायावी अंगूर खाते रहते हैं। इस समय जब परियां वहाँ पर आती थी तो उनके लिए भोजन कम पड़ जाता था और बेचारी परियां भूखी ही रह जाती थीं। फिर एक रात कालू कौवा एक शरारत करता है। वो उस खेत में आकर एक परी को चुपके से पकड़ लेता है। अरे वाह, मजा आ गया। अब इस परी को ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। अरे वाह, मुझे तो बहुत पैसे मिलेंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। परंतु वे परी उसी समय वहाँ से गायब हो जाती है और वे साधु के पास पहुँचती है। जादुई परी साधु से शिकायत करती है कि पक्षी उनका सारा भोजन खा जाते हैं और आज तो एक पक्षी ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश भी की। ये सब कुछ सुनकर साधु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। मूर्ख पक्षी, मैंने मना किया था कि ये सब कुछ करना बंद कर दें, परंतु ये मान नहीं रहे। अब अपनी गलती की सजा ये सब खुद भुगतेंगे। मैं श्राप देता हूँ कि इस जंगल की एक एक चीज आज से उल्टी हो जाएगी और इस जंगल का नाम भी आज से सीधपुर नहीं बल्कि उल्टापुर होगा। और ये जब तक होगा जब तक इस जंगल में कोई नेक पक्षी आकर मेरे जैसे 100 संतों को अपने हाथ से भोजन बनाकर नहीं खिला देता। अरे बाप रे, तो ये सब हुआ था इस जंगल के साथ, तभी तो ये जंगल एकदम उल्टा हो गया। मुझे तोते महाराज से बात करनी होगी और ये सब कुछ ठीक करना होगा। मुझे लगता है मैं ही वो नेक पक्षी हूँ, क्योंकि जब से मैं इस जंगल में आई हूँ मुझे इन सब पर बहुत तरस आ रहा है। फिर मीनू चिड़िया तोते महाराज के पास पहुँचती है और उन्हें सब कुछ बताती है। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें लगता है कि वो नेक पक्षी तुम ही हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही 100 संतों को बुलाता हूँ और तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर सभी संतों को खिला दो। अगर तुम्हारे कारण हमारा जंगल ठीक हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। फिर अगले ही दिन तोते महाराज 100 संतों को वहाँ बुला लेते हैं और मीनू चिड़िया एक एक कर सभी को खाना खिला देती है। हम सभी आशा करते हैं कि आपका जंगल बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए और श्राप मुक्त हो जाए। ऐसा होने के अगले ही दिन बाद जंगल में सब चीजें एकदम सीधी हो जाती हैं और सभी ठीक हो जाता है। सभी पक्षी और मीनू चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, हम सब तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तुम्हारे ही कारण हमारा जंगल श्राप मुक्त हुआ है और सब कुछ ठीक हुआ है। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तोते महाराज, मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी को तकलीफ हो और ये जंगल दोबारा किसी मुसीबत में पड़ जाए। नहीं मीनू चिड़िया, हम सब वादा करते हैं कि आज से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे जंगल पर जरा भी खतरा आए। मीनू चिड़िया के कारण ही उस उल्टापुर जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है और उसी दिन से उस जंगल का नाम भी सीतापुर जंगल हो जाता है और सभी वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनू चिड़ा और कालू कौवा आपस में सौतेले भाई थे। उनके माता पिता का देहांत अभी कुछ ही समय पहले हो गया था। बस इसी कारण वे दोनों बहुत ज्यादा उदास थे। भाई भाई, ना माँ रही ना पिताजी, अब हम क्या करेंगे?
कालू मेरे भाई, माँ पिताजी तो अब नहीं रहे, परंतु मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तुम्हें एक बड़ा पक्षी बनाऊंगा। भैया, मैं तो तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, फिर भी तुम मुझे अपनों से बढ़कर प्यार करते हो। भैया, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम मेरे सौतेले भाई जरूर हो, परंतु मैंने तुम्हें हमेशा अपने भाइयों से बढ़कर माना है। सोनू चिड़ा अपने भाई की बहुत चिंता करता था, बस इसीलिए वो काम करने निकल जाता है। वे एक खेत में काम करने लगता है। सोनू चिड़ा उस खेत में दिन रात मेहनत से काम करता है और फिर देखते ही देखते वे खेत गंदमों से भर जाता है। सोनू चिड़े की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते वे एक बड़े से घर का मालिक बन गया और अपने भाई को भी बहुत प्यार से वहाँ पर रखने लगा। भैया भैया, अब तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बस जल्दी से शादी हो जाए और इस घर में मेरी भाभी आ जाए। अरे कालू, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अभी शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। तुम्हें दूसरे जंगल पढ़ने के लिए भी भेजना है। भैया, तो भाभी के आने से कौन सी मेरी पढ़ाई रुक जाएगी? सब कुछ और अच्छा ही हो जाएगा। नहीं कालू, तुम नहीं जानते, हो सकता है मेरी शादी किसी ऐसी चिड़िया से हो जाए जो तुम्हें पसंद नहीं करती हो और फिर हमारे घर में सब कुछ खराब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सोनू भैया, आप चिंता मत करो। मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी सी चिड़िया ढूंढूंगा। बस आप शादी के लिए मान जाओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ। कालू कौवा सोनू चिड़े की बात सुनकर बहुत खुश होता है और इससे सोनू चिड़े की शादी एक सुंदर सी चिड़िया जिसका नाम मीनू था उससे हो जाती है। सोनू चिड़ा भी अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब कालू कौवे को दूसरे जंगल पढ़ाई करने के लिए जाना था। चलो मेरे भाई, अब तुम दूसरे जंगल पढ़ने के लिए जाओ और वहाँ जाकर खूब पढ़ाई करना और वहाँ से एक बड़े पक्षी बनकर ही आना। हाँ देवर जी, आप जब पढ़ लिख कर दूसरे जंगल से एक बड़े पक्षी बनकर आएंगे तब हम आपकी शादी एक बहुत प्यारी सी कौवे से करा देंगे। भाभी, अभी तो मैंने पढ़ाई शुरू भी नहीं की और आपको अभी से मेरी शादी की पड़ गई। अरे मीनू चिड़िया तो मजाक कर रही है। चलो अब तुम जल्दी से दूसरे जंगल के लिए निकल जाओ, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो भाभी भैया, अब मैं निकलता हूँ। मैं वहाँ जाकर आप दोनों को बहुत याद करूँगा। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल में पढ़ाई करने के लिए निकल जाता है। सोनू, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और ये बात मुझे आप में सबसे अच्छी लगती है। तुम ठीक कह रही हो मीनू, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे सिवा उसका है ही कौन यहाँ पर। हाँ सोनू, मैं आपकी बात समझती हूँ। मीनू चिड़िया, तुम जानती हो, शादी से पहले मुझे बस यही चिंता रहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसी चिड़िया से ना हो जाए जो मुझे ना समझे और मुझे और मेरे भाई को अलग कर दे। हाँ सोनू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे आपको जरा भी तकलीफ हो। हाँ मीनू चिड़िया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ सोनू चिड़े और मीनू चिड़िया का एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम वे कुक्कू रखते हैं। मीनू चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो, आज मेरा भाई कालू कौवा अपनी पढ़ाई पूरी कर कर वापिस आ रहा है। अब वो बहुत बड़ा पक्षी बन गया है। अरे वाह सोनू, ये तो बहुत अच्छी बात है। कालू भैया के आते ही मैं उनकी शादी की बात छेड़ दूंगी। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें तो बस कालू कौवे की शादी की चिंता ही सताती रहती है। अरे वाह, चाचू आ रहे हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और फिर कालू कौवा अपनी पढ़ाई पूरी कर कर वापस घर पे आ जाता है। कालू कौवा पढ़ लिख कर एक बड़ा पक्षी बन गया था और ये सब कुछ देखकर उसका परिवार बहुत खुश होता है।
अरे वाह कालू, आज मेरा सपना पूरा हुआ। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक बड़ा पक्षी बने और इस पूरे जंगल पर राज करे, और आज मेरा ये सपना पूरा हो गया है। भैया, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप नहीं होते तो ना मैं इतना पढ़ लिख पाता और ना ही एक अच्छा पक्षी बन पाता। चाचू, अब आप आ गए हो ना, अब मैं आपके साथ बहुत घूमूंगा। मैं अब बहुत मजे करूंगा। कालू भैया, बस बहुत हुई आपकी पढ़ाई। अब मैं एक सुंदर सी कवि देखकर आपकी शादी कर दूंगी। अरे भाभी, अब आप जैसा चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया एक सुंदर सी कौवे देखकर कालू कौवे की शादी उससे कर देती है। कालू, रानी, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। परंतु रानी कौवी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसे सब लोग समझ रहे थे। फिर कालू कौवा रानी कौवी को अपने घर पर ले आता है। रानी, अब से तुम इस घर की छोटी बहू हो। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। अरे वाह, मेरे पति के भाई के पास तो बहुत पैसा है। मैं तो इन्हें कंगला समझ रही थी, परंतु ये तो बहुत पैसे वाले निकले। परंतु चिंता की क्या बात है, अब ये सारा का सारा पैसा मेरे पति का होगा और उनके बाद ये सारा पैसा मेरा। रानी कौवी बहुत दुष्ट थी। वो कालू कौवे को अपनी बातों में फंसाकर उसके भाई के खिलाफ कर रही थी। कालू, मैंने खुद सुना था अपने इन कानों से आपके भैया और भाभी अपने कमरे में आपसे अलग होने की और बंटवारे की बातें कर रहे थे। इससे पहले कि वे अपना ज्यादा हिस्सा लेकर अलग हो जाएं, आप ही जाकर उनसे अपना हिस्सा मांग लो। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में ऐसा कह रहे थे भैया? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर उनसे अपना हिस्सा मांग लेता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे भैया इस पूरे घर पर कब्जा कर लें, तुम अपना हिस्सा मांग लो उनसे। फिर क्या था, कालू कौवा अपनी दुष्ट पत्नी की बातों में आ जाता है और अपने भाई के पास बंटवारे के लिए पहुंच जाता है। भैया, बस बहुत हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ और नहीं रहना चाहता। मुझे बस अलग होना है। आप इस घर में से मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो और मैं अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाता हूँ। अरे कालू, ये तुम्हें क्या हो गया है? अचानक से कैसी बातें कर रहे हो? हम सब तो हमेशा से मिलके रहते हैं। नहीं भैया, अब बस बहुत रह लिया मैंने आप लोगों के साथ। अब मैं अपने परिवार के साथ अलग रहूंगा। आप मेरा जितना भी हिस्सा बनता है मुझे दे दो। फिर क्या था, सोनू चिड़ा उस पेपर पर साइन कर देता है और तब से ही वे दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। सोनू चिड़ा अपने परिवार के साथ अलग रहता और दिन भर खेत में मेहनत कर कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वहीं वे कालू कौवा दिन भर नौकरी करता और वहाँ उसकी पत्नी उसके पैसों से मजे मजे के भोजन मंगा मंगा कर खाती थी। ऐसे उन दोनों पति पत्नी में खूब लड़ाइयाँ होने लगी और फिर एक दिन उस बेचारे कालू कौवे की नौकरी चली गई, जिसके कारण रानी कौवी को उस पर बहुत गुस्सा आया। निकम्मे हो तुम, निकम्मे, किसी काम के नहीं हो। मैंने बस बहुत रह लिया तुम्हारे साथ, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था तब तक तुम्हारे हालात बहुत अच्छे थे, परंतु तुम्हारे साथ ये एक नौकरी थी वो भी तुमने अब गंवा दी है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे रानी, ऐसा मत करो, नौकरी तो मुझे और मिल जाएगी, परंतु तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे निकम्मे पक्षी को अब भला कौन ही नौकरी देगा। ऐसा कहकर रानी कौवी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। बेचारा कालू कौवा अब बहुत अकेला हो जाता है। मैंने बहुत गलत किया, ये सब मेरे कर्मों की सजा ही मुझे मिल रही है। मैंने इस दुष्ट कौवे की बातों में आकर अपने भाई के साथ बहुत नाइंसाफी की है। मुझे अब एहसास हो गया है, मैं अभी जाऊंगा और अपने भाई से माफी मांगूंगा।
कालू कौआ फौरन से सोनू चिड़े के घर पर जाता है और सोनू चिड़े से माफी मांगता है। सोनू चिड़ा बहुत अच्छा था। सोनू चिड़ा अपने भाई को माफ कर देता है और उसके बाद से वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके घर में उसका नन्हा सा बच्चा हुआ था। मीनू चिड़िया ने उसका नाम कुकू रखा था। सोनू, आखिरकार हमारे घर में भी खुशियाँ आ ही गईं। मेरा ये बच्चा कितना प्यारा है, इसका नाम मैंने कुकू रखा है। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है। हाँ सोनू, मैं भी यही चाहती थी और इतने समय बाद हमारे घर में आखिर खुशियाँ आ ही गईं। हाँ मीनू चिड़िया, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा परिवार अब मुकम्मल हो गया है। सोनू, ये लॉकेट मुझे आपकी माँ ने दिया था और अब अपनी निशानी के तौर पर मैं ये अपने बेटे कुकू को पहनाऊंगी। अरे वाह मीनू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जब तक कुकू को ये लॉकेट पहनाओ, मैं जंगल से अपने बेटे के लिए कुछ भोजन लेकर आता हूँ। अरे सोनू, परंतु मैं इसको अकेले कैसे संभालूंगी? आपको पता नहीं है, ये बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा शरारत करता है कुकू। अब तो जिंदगी भर इसे तुम्हें ही संभालना है मीनू चिड़िया। चलो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। फिर ऐसा कहकर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़े के जाते ही कुकू घर में बहुत शरारत करने लगता है। अरे कुकू रुक जाओ, इतनी शरारत मत करो। तुम तो शरारत कर करके थकते भी नहीं हो। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे तुम्हें ये लॉकेट पहनाने दो। फिर मीनू चिड़िया कुकू को वे लॉकेट पहना देती है। अरे वाह कुकू, ये लॉकेट तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब तुमने बहुत शरारत कर ली, अब तुम सो जाओ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, कुकू करे तमाशा, कुकू करे तमाशा। मीनू चिड़िया की लोरी सुनने के बाद कुकू फौरन से सो जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन कुकू बाहर घूमने जाने के लिए बहुत जिद करने लगता है। मामा, मुझे बाहर घूमने जाना है। मामा, मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे घूमना है। सोनू, देख रहे हैं ना, ये कुकू कितनी जिद कर रहा है। आज सुबह से इसने यही रट लगाई हुई है कि इसे बाहर घूमने जाना है। तो सही तो कह रहा है मेरा कुकू, इसे बाहर घूमने का दिल कर रहा होगा। तो फिर ठीक है, आज हम दोनों इसको बाहर घुमा कर ले आते हैं। हाँ सोनू, चले चले, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है। फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा कुकू को बाहर घुमाने के लिए लेकर निकल जाते हैं। कुछ समय में वे तीनों एक मेले में पहुंच जाते हैं, जहां बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे। कुकू भी यहाँ पर आकर बहुत खुश हो जाता है और वे वहाँ पर फौरन से खेलने लग जाता है। कुकू मेले में बहुत मस्ती कर रहा था और ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो रहे थे। परंतु फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेले में अचानक से आग लग जाती है। आग लगने के कारण सभी पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बस इसी वजह से वहाँ पर एक भगदड़ मच जाती है। बेचारा कुकू इस भगदड़ में अपने माता पिता से अलग हो जाता है। अरे सोनू, मुझे कुक्कू कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ अचानक से इतनी आग कैसे लग गई? मेरा कुक्कू कहाँ है? मीनू, चिंता मत करो, कुक्कू यहीं कहीं होगा। हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। बेचारा कुक्कू अपने माता पिता से अलग होकर आग में बुरी तरह से फंस जाता है। मामा बाबा मुझे बचाओ, मामा बाबा मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने कुक्कू को मेले में हर जगह ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कुक्कू कहीं भी नजर नहीं आता। सोनू, सोनू, यहाँ तो कुक्कू नहीं है, ना जाने कुक्कू कहाँ चला गया है। मीनू, कुक्कू तो यहाँ भी नहीं है। अरे बाप रे, ये हमने क्या कर दिया? आज हमें इस मेले में आना ही नहीं चाहिए था।
दोनों माता पिता अपने बच्चे को बहुत देर तक ढूंढते हैं, परंतु वे उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर थक हार कर वे घर वापस आ जाते हैं। सोनू, मेरा कुक्कू मुझे पूरे मेले में कहीं नहीं मिला। मुझे नहीं पता। मुझे मेरा कुक्कू लाके दो। मुझे मेरा कुक्कू लाके दो। मीनू, हौसला रखो, कुक्कू मिल जाएगा। मैं पूरे जंगल में हर जगह देखूंगा और अपने बच्चे कुक्कू को ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। सोनू चिड़ा कुक्कू को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। सोनू चिड़ा जंगल का चप्पा चप्पा छान लेता है, परंतु उसे कुक्कू कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुक्कू को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, परंतु कुक्कू तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। सोनू, कहाँ है मेरा कुक्कू? कहाँ है? तुम उसे लेकर नहीं आए क्या? मीनू चिड़िया, नहीं मिला, कुक्कू कहीं नहीं मिला। मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, परंतु कुक्कू मुझे कहीं भी नहीं मिला। नहीं सोनू, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने कुक्कू के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मीनू चिड़िया, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। अब हम किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना। सुबह होते ही सोनू उल्लू के खेत में काम करने निकल जाते हैं, परंतु उल्लू उसे काम से ही निकाल देता है। जाओ जाओ, कहीं और जाकर काम ढूंढो। जब इतनी छुट्टियां करनी होती हैं, तो काम पर आते ही क्यों हो? मुझे तो और मेहनती पक्षी मिल जाएंगे। उल्लू सेठ, मैंने जानबूझकर छुट्टी नहीं की। मेरा बच्चा मेले में गुम गया है और मैं इतने दिन उसे ही ढूंढ रहा था, और अब तुम भी मुझे काम से निकाल रहे हो। बस बस, बंद करो अपने नाटक और बहाने। बहुत सुन लिए मैंने। अब मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। जाओ और कहीं और जाकर काम ढूंढो। मैं अब तुम्हें अपने खेत में काम करने नहीं दूंगा। कुक्कू घर वापस आ जाता है। मीनू चिड़िया, उस उल्लू सेठ ने मुझे अपने खेत में काम करने से मना कर दिया और मुझे काम से भी निकाल दिया। ना जाने अब मैं क्या करूँगा। सोनू, ये क्या हो गया? हमारे साथ अचानक से इतना बुरा कैसे हो रहा है? घर में तो भोजन भी खत्म हो चुका है। फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया जैसे तैसे कहीं ना कहीं काम कर कर अपना गुजारा करते हैं। फिर एक दिन मीनू चिड़िया का दोस्त मिट्टू तोता उस जंगल में एक सबसे अमीर पक्षी को देखता है। अरे, ये पक्षी तो बहुत ज्यादा अमीर है। लगता है ये इस जंगल में रहने आया है। मैं अपनी दोस्त मीनू चिड़िया को इसके बारे में बताता हूँ। क्या पता उस बेचारी को ये अमीर पक्षी काम दे दे। फिर मिट्टू तोता मीनू चिड़िया के घर पर जाकर उस अमीर पक्षी के बारे में मीनू चिड़िया को सब कुछ बताता है। अरे बिरजू तोते, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है, अब हमें कुछ काम मिल जाएगा और हमारे हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा है कि हमें यहाँ पर कोई काम देता ही नहीं है। फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा उस अमीर पक्षी के घर में जाते हैं। अरे वाह, ये घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। इसका मालिक हमें कुछ ना कुछ काम तो दे ही देगा। परंतु मीनू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि ये पूरा घर उसके बेटे कुक्कू का ही है। फिर कुक्कू मीनू चिड़िया के सामने आ जाता है। अपनी माँ को अचानक सामने देखकर उसे उसकी सुनाई हुई लोरी याद आ जाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, कुक्कू करे तमाशा, कुक्कू करे तमाशा। माँ, तुम आ गई। इतने सालों तक मुझसे दूर तुम कैसे रही? मैंने तुम्हें कितना याद किया। कुक्कू अपने माता पिता को झट से पहचान लेता है और सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया भी कुक्कू को फौरन से पहचान लेते हैं। कुक्कू, तुम कुक्कू हो? मेरा बेटा कुक्कू मुझे वापस मिल गया। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। कुक्कू बिना किसी देरी के अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, तुम जानती हो, जब मैं मेले में खो गया था, तब मुझे वहाँ से एक अमीर पक्षी उठा कर ले आया।
और उसने ही मुझे पालकर बड़ा किया। कुकू, वो जरूर कोई बहुत अच्छा पक्षी होगा। तुम नहीं जानते हम दोनों ने तुम्हें कितना ढूंढा, परंतु तुम हमें कहीं नहीं मिले। हम बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। माँ, अब मैं मिल गया हूँ ना, अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अब से हम सब साथ रहेंगे और मैं अब घूमूंगा भी नहीं। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है और वे सब आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जो जंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उस पूरे जंगल में उपजाऊ जमीनें और हरियाली भरी पड़ी थी, जिसकी वजह से दूर जंगल के पक्षी उस जंगल में घूमने आते थे और उसके सुंदर नज़ारे देखा करते थे। मीनू चिड़िया, सुना है हमारे पास वाला जंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ बहुत सी उपजाऊ जमीनें और बहुत हरियाली है। सही सुना है मिट्टू तोते तुमने, वो जंगल बहुत ज्यादा सुंदर है। वहाँ बहुत सी बहुत हरी भरी जमीनें हैं और वहाँ पर जंगल के काफी सारे पक्षी घूमने भी जाते हैं। तो मीनू चिड़िया, चलो हम भी वहाँ घूमने चलते हैं। मुझे भी ऐसे जंगलों में घूमने का बहुत शौक है जो इतने ज्यादा सुंदर हों। मिट्टू तोते, सोच तो मैं भी रही थी उस जंगल में घूमने का, परंतु मेरे साथ कोई घूमने वाला नहीं था। परंतु अब तो मेरे साथ चल रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता हरी बाग जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर तक सफर करने के बाद वो दोनों उस सुंदर जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, जैसा सुना था ये जंगल तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के खेत कितने हरे भरे हैं। हाँ मिट्टू, इस जंगल की खूबसूरती ने तो मेरा मन ही मोहित कर लिया है। वे दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उनके कान में एक कौवे की आवाज पड़ती है। ले लो, एंटीक कैमरा ले लो। ऐसा कैमरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौवे की आवाज सुनकर दोनों पक्षी कौवे के पास आकर बैठते हैं। अरे कौवी, तुम इस कैमरे को बेच रही हो, परंतु ये कैमरा तो बहुत पुराना लग रहा है। तुमसे कैमरा कौन खरीदेगा? चिड़िया, तुम इस कैमरे के बारे में क्या जानती हो? ये बहुत पुराने जमाने का मेरे दादाजी का एंटीक कैमरा है। अभी इसकी बाजार में कीमत पूरे 2.25 लाख रुपए है। परंतु अगर तुम मुझसे कैमरा खरीदती हो तो मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 में दे दूंगी। अरे क्या, 2.25 लाख रुपए का कैमरा तुम 10,000 में क्यों दे रही हो? अरे क्योंकि हमारे जंगल में जो भी पक्षी घूमने के लिए आते हैं, हम उनसे ज्यादा मुनाफा वसूल नहीं करते। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा जंगल खूबसूरत है वैसे ही पक्षियों के दिल भी बहुत खूबसूरत हैं। मुझे ये कैमरा लेना है। फिर मिट्टू तोता वे 10,000 रुपए की पोटली कौवी को दे देता है और उससे कैमरा ले लेता है। फिर रानी कौवी वे पैसे लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अरे आओ आओ रानी, आज किसको कितने का चूना लगा कर आई हो? अरे कालू, आज तो पूछो ही मत। एक बेवकूफ चिड़िया और तोते को मैंने आज सही से चूना लगा दिया। तुम्हें याद है ना, वो जो तुम एक खराब सा कैमरा उठा कर ले आई थी पूरे 2 रुपए का, उस कैमरे को मैंने पूरे 10,000 रुपए में बेच दिया और वो तोता खुशी खुशी वो कैमरा ले भी गया। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं रानी, तुम ऐसे ही बस काम करती रहो, हमारा घर तो बहुत अच्छा चलता रहेगा। अगले दिन मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता उस कैमरे को बेचने के लिए जाते हैं। अरे हमें ये कैमरा बेचना था। बाजार में इस कैमरे की कीमत पूरे 2.25 लाख रुपए है। परंतु मुझे अगर तुम 20,000 भी दे दोगे इस कैमरे के तो मैं खुशी खुशी लेकर चला जाऊंगा। अरे तुम्हें किसने बेवकूफ बना दिया? ये कैमरा 2 रुपए का भी नहीं है, बल्कि ये कैमरा तो भंगार में जाएगा। लगता है तुम्हें किसी ने सही का चूना लगा दिया है। अरे बाप रे, इसका मतलब उस कौवे ने हमें 10,000 का चूना लगा दिया और हमें बेवकूफ बना दिया।
अरे अब बैठे क्या हो? जाओ और जाकर उस जंगल के मुखिया से शिकायत करो। जिन पक्षियों ने तुम्हें चूना लगाया है, अब वही तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, चलो हम उस जंगल के मुखिया के पास चलते हैं। फिर क्या था, दोनों पक्षी दोबारा से उस जंगल में पहुंचते हैं। कुछ ही देर में दोनों ही मुखिया के घर पर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, आपके जंगल की एक कौवी ने मुझे चूना लगा दिया। इस भंगार के कैमरे को मुझे पूरे 10,000 रुपए में बेच दिया, जबकि बाजार में इसकी कीमत कोई 10 रुपए भी नहीं दे रहा। अरे क्या, मैं जानता हूँ उस कौवी को। ये जरूर उस रानी कौवी का ही काम होगा। वो इस जंगल में ऐसे दुष्ट काम करती है और सभी पक्षियों को परेशान करती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा। हाँ मुखिया जी, ये कैमरा उस कौवे के मुंह पर मारना। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं ये कैमरा उसके मुंह पर मारूंगा। परंतु इस काम के लिए तुम्हें मुझे 5,000 देने होंगे, क्योंकि इस जंगल में कुछ भी काम पैसों के बगैर नहीं होता है। अरे ठीक है मुखिया जी, ये 5,000 रुपए आप रख लो। कम से कम मेरे 5,000 रुपए तो और बच जाएंगे। फिर मुखिया उन दोनों पक्षियों को लेकर उस कौवे के घर में पहुंचता है। मुखिया वो कैमरा उठाकर कौवे के मुंह पर मारता है। ये लो भाई, तुम्हारा काम हो गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। अरे मुखिया जी, परंतु हमारे पैसे तो हमें मिले ही नहीं। अरे वाह, पैसे लौटाने की बात कब हुई थी? बात तो सिर्फ ये हुई थी कि मुझे इस कौवे के मुंह पर कैमरा मारना है, जो मैंने मार दिया है। मेरा काम हो गया है, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अरे बाप रे, लगता है इस जंगल में सभी के सभी पक्षी ऐसे ही हैं। जो पक्षी यहाँ पर आते हैं उन्हें लूट लेते हैं। चलो मिट्टू यहाँ से, यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्या था, वे दोनों पक्षी उदास होकर उस जंगल से वापस चले जाते हैं। उसी जंगल में एक बादल भी रहता था, जिसका नाम बबलू बादल था। वह रोज यही देखता था कि जंगल के पक्षी सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाते थे। अरे बस, अब तो बहुत हो गया। ये सब पक्षी बहुत ज्यादा दुष्ट हैं। इनको इतनी सब कुछ मिला हुआ है, उसके बाद भी इनकी लालच खत्म नहीं होती और दूसरे जंगल के पक्षियों को ये कितना बेवकूफ बनाते हैं। परंतु अब बस बहुत हो गया। अब मैं इन सबको सबक सिखा कर ही रहूंगा। सूरज, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा मेरे दोस्त। ये जंगल के पक्षी, इनके पास जो कुछ भी है ये इन सब के लायक नहीं है। तुम इस जंगल में इतनी गर्मी करो कि इनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ खराब हो जाए, इनके अनाज सड़ जाए और इनके पूरे खेत सूख जाएं। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर क्या था, सूरज उस जंगल में गर्मी का तूफान ले आता है और देखते ही देखते उस जंगल की सारी नदियाँ सूख जाती हैं। उस जंगल के सारे हरे भरे खेत बिल्कुल सूख जाते हैं। अब उस जंगल में सब कुछ खत्म हो चुका था। पक्षियों का अनाज भी पूरी तरह से सड़ चुका था। अरे ये क्या हो गया कुछ दिनों में? पहले तो हमारा जंगल इतना अच्छा था कि हमें किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु अब हमारे पास जो कुछ भी था सब कुछ बर्बाद हो गया। मुखिया जी, बुरा मत मानना, परंतु मुझे लगता है हम जो यहाँ पर आने वाले पक्षियों के साथ धोखा करते थे उसकी सजा ही हमें मिल रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचता हूँ कि जिसके साथ मैंने धोखा किया है उससे जाके माफी मांग लूँ। क्या पता तभी हमारे जंगल के हालात बेहतर हो जाएं। हाँ मुखिया जी, चलिए मैं भी आपके साथ माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, उन दुष्ट पक्षियों को अकल आ जाती है और वो मीनू चिड़िया और तोते के पास पहुंचकर उनसे अपने किए की माफी मांगते हैं और उनके 10,000 रुपए भी वापस लौटा देते हैं। कुछ दिनों में बादल देखता है कि अब वो पक्षी पहले जैसे सुधर गए हैं और अब किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, तो वह सूरज से कहता है कि अपनी गर्मी को वापस से कम कर दे। गर्मी का तूफान खत्म होते ही उस जंगल में दोबारा से हरियाली हो जाती है और उस जंगल के पक्षी दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं।